तो दोस्तों हमने पिछले क्लास में पढ़ा था अनुच्छेद 3 में कि अगर संसद चाहती है तो किसी भी राज्य की सीमा क्षेत्र या फिर किसी भी राज्य को तोड़कर उसमें नया राज्य भी बना सकती है, वो भी बिना राष्ट्रपति के आदेश के। जैसे कि उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन गया जो कि 1 नवंबर 2000 को। और उत्तर प्रदेश से हम लोग को एक और नया राज्य बना मिला, उत्तराखंड, जो कि हमारा 9 नवंबर 2000 को मिला। और फिर उसके बाद मिला बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को। ये हमारी पावर होती है संसद की। अगर राष्ट्रपति बिना अनुमति दिए भी ये लोग राज्य में इधर उधर कर सकते हैं, नाम भी चेंज कर सकते हैं। अब देखो अनुच्छेद 4 देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 4 है वो क्या कहता है। देखो, जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी भी राज्य को जोड़ेगी, या फिर अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी भी राज्य को तोड़ेगी। अनुच्छेद 2 में क्या है, किसी भी राज्य को जोड़ने के बारे में जिक्र किया गया है। और अनुच्छेद 3 में हमें किसी भी राज्य को तोड़ने यानी अलग करके नया राज्य बनाने के बारे में जिक्र किया गया है। तो अब अनुच्छेद 4 इसमें क्या कहता है। अगर अनुच्छेद 4 क्या कहता है देखते हैं। इसमें अगर अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करने से राष्ट्रपति का हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसे 368 के बाहर रखा गया है। अब 368 अनुच्छेद क्या कहता है कि अगर 368 में किसी को रखा गया है तो उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी होता है। अगर कोई भी कार्य 368 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है तो उसमें आपको राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी होता है। तो वही अनुच्छेद 4 कहता है कि 2 और 3 अनुच्छेद को 368 से बाहर रखा गया है, इसीलिए इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती है। तो हम लोग का यहीं पर अनुच्छेद 1 से 4 तक खत्म होता है और हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे अखंड भारत। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, किसी न किसी के मुंह से हमारे प्रधानमंत्री साहब भी बोलते रहते हैं कि हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे। तो आखिर आज हम लोग जानेंगे कि क्या है अखंड भारत। देखो, अखंड भारत अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत को मिलाकर अखंड भारत का निर्माण होता है। तो ये है हमारे अखंड भारत। इतने सारे देश हैं जो मिलकर अखंड भारत बनते हैं, जिसे अगर एक साथ मिला दिया जाए तो अखंड भारत बोलते हैं। अगर बात किया जाए, पहले हमारा देश जो भारत है ये छोटा सा देश नहीं था। ये हमारे इतने सारे जो देश के नाम गिनाए ना, ये सारे मिलकर हमारा देश पहले अखंड भारत था। तो सबसे पहले देखो, 1893 में डुरांड लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। जो सबसे पहले जो अलग हुआ था अखंड भारत से, वो था अफगानिस्तान, जो 1893 में अलग हुआ था डुरांड लाइन खींचने के कारण। ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहले अलग हुआ था अखंड भारत से, वो देश कौन सा था? अफगानिस्तान। कब अलग हुआ था? 1893 में। अब बात करते हैं हमारा अखंड भारत के दूसरा टुकड़ा, जो कि हमें 1935 में हमसे अलग हो गया। जो था पहले बर्मा, अब इसको म्यांमार के नाम से जाने जाते हैं। जो दूसरा टुकड़ा था भारत का, मतलब भारत नहीं, अखंड भारत का। और यह कब अलग हुआ? 1935 ईस्वी में। अब बात करते हैं अखंड भारत के तीसरे टुकड़े के बारे में। वैसे एक देश है जो काफी बड़ी बड़ी फेंकता है, जिससे कुछ होता आता है नहीं, आर्मी उसकी पिटते रहती है, झंडे पे चांद देख लेता है, क्योंकि स्पेसशिप में जाने की उसकी औकात उकात है नहीं। तो वैसा देश है जो अलग हुआ है भारत, अखंड भारत से तीसरा टुकड़ा, जो 1947 में अलग हुआ। हाँ, नाम बोल सकते हैं पर बोलने मन नहीं देता है, थोड़ा निहायती देश है। देश क्या, वहाँ की सरकार भी वैसी ही है। मतलब पंगे तो इंडिया से लेते रहता है पर कभी जीतता नहीं है, वो अलग बात है। हाँ हाँ, चलो मजाक साइड में करते हैं। और तीसरा टुकड़ा जो हमारा था वो था हमारी सॉरी सॉरी पाकिस्तान, जो 1947 में अलग हुआ। पाकिस्तान का जो अलग जो विभाजन किया गया वो मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। मतलब जो हमारा बांग्लादेश है उसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे पहले, और बाद में पूर्वी पाकिस्तान, वही तो देखो आगे लिखा हुआ है, बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। ठीक है। और रेड क्लिप रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है, जो रेखा है भारत पाकिस्तान को अलग करती है, उसको रेड क्लिप कहते हैं। जो भारत पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिप।
ठीक है। और भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को जीरो लाइन से जानते हैं, और जो भारत पाकिस्तान जो रेखा अलग करते हैं उसको तो रेड क्लिप कहते हैं, लेकिन जो भारत और बांग्लादेश को अलग करती है उसको कहते हैं जीरो बॉर्डर। ठीक है। तो तीसरा टुकड़ा कौन था हमारा? वही पड़ोसी है, जिससे होता कुछ नहीं, फेंकने वाला पड़ोसी पाकिस्तान। ठीक है, जो 1947 में इंडिया से अलग हुआ। देखो हमारा देश तो पहले तो अंग्रेजों का गुलाम था। जब भारत आजाद हुआ 1947 में और पाकिस्तान बना, उसके बाद जब अंग्रेज जा रहे थे, पाकिस्तान विभाजन कर दिया था अंग्रेजों ने, ठीक है। उसके बाद जब वो जा रहे थे, जो देसी रियासतें थे, जो राज्य थे, हाँ, उसको ऑप्शन दिया गया, तीन ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन था कि आप पाकिस्तान में जाके मिल सकते हो, ठीक है, पर पागल ही होगा जो पाकिस्तान से जाके मिलता उस समय। हाँ। और दूसरा ऑप्शन था भारत में मिल जाइए, भारत में खुशनसीब ही होगा जो मिला होगा भारत में। ठीक है। और तीसरा ऑप्शन था स्वतंत्र देश आप लोग बना सकते हो। जब अंग्रेजों का पहले शासन था, तो वो लोग जब छोड़ के जा रहे थे, जब भारत को आजाद कर दिए थे और पाकिस्तान को अलग भी कर दिए थे, उस समय उन्होंने जो हमारे इधर के राज्य थे उनको तीन ऑप्शन दिए थे, या तो आप पाकिस्तान से मिल जाइए, या फिर आप भारत से मिल जाइए, या फिर आप स्वतंत्र देश बना लीजिए। तो वही ऑप्शन अंग्रेजों ने दिया था। अब देखो, जब हमारा देश आजाद हुआ, तो भारत में 552 से भी अधिक देसी रियासतें थी। समझ रहे हो, 552 से भी अधिक देसी रियासतें। तो अगर इतना ज्यादा रियासतें होगी, तो इसमें फेडरेशन देश बनाना तो मुमकिन नहीं था। जैसे अमेरिका जैसा फेडरेशन बनाना मुमकिन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इतनी ज्यादा रियासतें होंगी, और अगर रियासतों के हिसाब से देश चलाया जाए तो चलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि 552, समझ रहे हो, उससे भी अधिक बोल रहा है। अगर इससे भी अधिक होगी, तो सबके अलग अलग विचार होंगे, तो सबके हिसाब से तो देश चलाना मुमकिन था ही नहीं। इसीलिए अंग्रेज सरकार ने क्या किया, सरदार पटेल जी को, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि इसे मिलाकर यूनियन बनाइए। जो हमारी उस समय जब अंग्रेज जा रहे थे, तो उन्होंने वल्लभ भाई पटेल जी को ये जिम्मेदारी दी कि आप, इससे तो फेडरेशन बनाना मुमकिन था ही नहीं, अंग्रेजों को भी पता था और भारत के आम लोगों को भी पता था। तो भारत के, क्योंकि 552, इससे भी ज्यादा, मतलब समझ रहे हो, सबके अलग अलग विचार होंगे, सबके अलग अलग मांग होंगे, सब अपने हिसाब से देश चलाएंगे तो नहीं चल सकता है। इसीलिए उसको कहा गया, सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, कि आप इसको एक यूनियन बनाइए। और इस काम में, यूनियन बनाने में, तीन लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहे। एक तो हमारे सरदार जी थे, दूसरे बीपी मेनन, और तीसरा माउंट बेटन। इन लोगों ने भारत के जितने भी राज्य थे, जितने भी रियासतें थे, जो 552 से भी अधिक थी, इन सबको एक साथ मिला दिया। और इसमें से तीन राज्य जो थे, वो वो मतलब विलय होने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है। जो ये तीनों लोग थे, इन्होंने सभी राज्यों को मिला दिया, पर तीन तीन जो राज्य थे वो इसमें मिलने के लिए रेडी नहीं थे। तो आगे देखो इसको क्या किया। और ये जो तीन राज्य थे, ये थे हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। ये भारत में विलय होने के लिए उस समय तैयार नहीं थे। और हैदराबाद का जो निजाम था, वो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। और इसी ऑपरेशन के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। और दूसरा बात करते हैं जूनागढ़। जूनागढ़ यह गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था। जूनागढ़ जो था, वो गुजरात का रियासत था और यह पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में मिला लिया। रिफ्रेंडम, मतलब जनमत संग्रह किया वही जूनागढ़ के साथ, और उसको भारत में मिला लिया। देखो, जो अब तीसरा राज्य है जो भारत से मिलने के लिए रेडी नहीं था, वो तीसरा राज्य में था जम्मू कश्मीर। यहाँ की जनता तो सब मुस्लिम थे, पर यहाँ का जो राजा था वो था हिंदू था, राजा हरि सिंह। तो उन्होंने कहा कि हम ना तो भारत के साथ जाएंगे, ना ही पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। लेकिन इसी का फायदा उठाकर आतंकवादियों ने घुसपैठ कर दिया। जब हरि सिंह को लगा कि अब वो तो, उसका तो बेड़ा गर्क है भाई, वो नहीं बच सकता, तब वो भाग के गया जवाहरलाल नेहरू जी के पास। भाग के गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना लिया। किसको? जम्मू कश्मीर को भी। जैसे पहले तो वो मिलने वाला था नहीं, लेकिन जब आतंकवादी ने हमला कर दिया, तो भाई साहब को पता चल गया कि अब तो हम बचने वाले नहीं है, तो वो सीधा भाग के गया जवाहरलाल नेहरू के पास।
तो नेहरू जी बोले, हाँ पटेल भाई, देख लो इसका भी क्या सिस्टम बिठाना है। फिर उसके बाद नेहरू जी ने वही जो था उसका जो मतलब विलय पत्र, उसमें साइन करवा के जम्मू कश्मीर को भी फिर भारत में मिला लिया गया। कब मिला लिया गया भारत में जम्मू कश्मीर को? 26 अक्टूबर 1947 को। तब से जम्मू कश्मीर भी भारत का ही अंग है। पर कुछ लोग हैं मार खाने के बाद भी नहीं सुधरते हैं, बार बार कश्मीर मांगने आ जाते हैं। उन लोग की खुद की जनता के पास रोटी नहीं है, लेकिन मांगने आ जाते हैं, क्या करें। थेथर लोग को क्या कर सकते हैं, मार के भगा ही सकते हैं। जम्मू कश्मीर कश्मीर चाहिए इन्हें, बताओ। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, कितना ही बोले इन लोग को, निर्लज सबको। अब इन सारे जितने भी रियासतें थे, इसको मिलाकर भारत का निर्माण किया गया। अब ये सारे जितने भी रियासतें थे, इनको मिलाकर फाइनली भारत का निर्माण किया गया। और इनको 4 राज्यों में बांट दिया गया, ए बी सी और डी। अब देखो, आप लोग को दिखा बताते हैं ए बी सी डी का मतलब क्या था। देखो, यहाँ पर जो चारों ए बी सी डी 4 ग्रुप में बांटे गए, इसमें से एक ग्रुप में रखा गया ब्रिटिश प्रोवेंस। देखो, ब्रिटिश प्रोविंस उसको कहते हैं जिसमें अंग्रेजों का शासन था। वैसे राज्य जिसमें अंग्रेजों का शासन था वो थे 9 राज्य थे। और जो जिसको बी ग्रुप में रखा गया, बी कैटेगरी में रखा था, जहां देसी रियासतों का शासन था, वो राज्य जिसमें देसी रियासतों का शासन था, ये भी 9 थे। और सी कमिश्नरी, देखो सी में उस क्षेत्र को रखा गया, वो बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे। देखो, किसी किसी ऐसे भी शहर थे जहां पर पूरे राज्य पर कब्जा अंग्रेज नहीं कर पाए थे, या फिर किए ही नहीं थे, कहीं कहीं बड़े बड़े शहरों में बस किए थे, उसको सी कैटेगरी में रखा गया। ये शहर 10 थे। फिर उसके बाद डी कैटेगरी में हमें हमें रखा गया यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी किसको कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। उस समय केंद्र शासित प्रदेश सिर्फ एक ही था, जब देश आजाद हुआ था तो एक ही केंद्र शासित प्रदेश था हमारे पास। देखो, तो अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ लिए कि कैसे सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी राज्यों को मिलाया, विलय किया और एक यूनियन का निर्माण किया। कौन कौन राज्य इसमें से मिलने के लिए तैयार नहीं था? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये सब तैयार नहीं थे। इसको भी कैसे मिलाया, ये सारी चीज हम लोग पढ़ लिए। और जो राज्य थे इनको 4 कैटेगरी में रखा गया, ए बी सी डी, ये भी पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे एस के धर कमेटी। अब हम लोग पढ़ेंगे एस के धर कमेटी के बारे में। ये क्या था आखिर, ये कमेटी जो बना था ये किस लिए बना था और क्या था, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग जो ये हमारी धर कमेटी थी, एस के धर कमेटी, इसके बारे में बात करेंगे। ये जो कमेटी बनाई गई थी वो 1948 में बनाई गई थी। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला आयोग का गठन किया गया, जो कि 1948 में किया गया था। ठीक है, तो ये जो कमेटी थी इसको भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए किया गया था, परंतु इस कमेटी ने इसी बात का विरोध कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, ये कह दिया इस कमेटी ने। तो जो सबसे पहली कमेटी बनाई गई थी जो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए बनाई गई थी, पर इस कमेटी ने इसका विरोध कर दिया। ठीक है, जो हमारी इसके धर कमेटी थी, ये किस लिए बनाई गई थी? भाषा के आधार पर राज्य के गठन के लिए, पर इसने भाई साहब इसी बात का विरोध कर दिया। और हमारी जो दूसरी समिति थी वो थी JVP। इसका फुल फॉर्म अगर बताया जाए तो इसमें 3 लोग थे मुख्य: जवाहरलाल नेहरू, पताभी सीतारमैया और सरदार पटेल। इन्होंने भी भाषा आधार पर जो राज्यों का गठन था उसको उसका विरोध किया था। ये ये भी जो हमारी दूसरी कमेटी बनाई गई थी, इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया था। देखो, ये ना दोनों कमेटी ने तो भाषा के आधार पर विरोध कर दिया, राज्य की भाषा के आधार पर जो राज्य बनना था उसको उसका विरोध किया और इसको खारिज किया। पर हर बात में, हर चीज में जो भी चीज उठता है उस मुद्दे में एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। देखो, इसके पक्ष के भी कोई आदमी तो थे भाषा के आधार पर राज्य का गठन करने के लिए। तो वो देखो, 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्री रामलू भूख हड़ताल पर बैठ गया। देखो, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, फिर एस के कमेटी, इन लोगों ने भाषा के आधार पर जो राज्य का बनना था उसका विरोध किया। पर इसका पक्ष लेते हुए जो हमारे रामलू जी थे, वो भूख हड़ताल पर बैठ गए भाई साहब। 1952 की बात है, वो भूख हड़ताल पर बैठ गया और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु हो गई। देख सकते हो कितना कठोर दिल के आदमी थे। 56 दिन के भूख हड़ताल किया, फिर उसके बाद भाई साहब की मृत्यु हो गई। फलस्वरूप जनता का विरोध और भी बढ़ गया। उसके बाद जनता का विरोध तो और बढ़ेगा ही, बढ़ना ही था। और फिर नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए
अलग राज्य आंध्र प्रदेश बना दिया और यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। देखो, हर चीज का कोई भी मुद्दा उठता है उसका एक पक्ष होता है एक विपक्ष होता है। जब नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर एस के कमेटी सबने इस बात का विरोध किया कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए, तो श्री रामुलु जी ने भूख हड़ताल किया और लगातार 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद उसकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण से जनता का आक्रोश और भी बढ़ गया। और कब? 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर जवाहरलाल नेहरू जी को, जो हमारे प्रथम क्या थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को, यह लागू पहला राज्य देना पड़ा भाषा के आधार पर, जो था आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर राज्य सबसे पहले कौन सा राज्य बना था? तो उसके लिए आंध्र प्रदेश। और वह कौन सी भाषा के आधार, कौन सा भाषा था? तेलुगु भाषा। ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में अधिकतर तेलुगु भाषी ही रहते हैं और ये तेलुगु भाषा के आधार पर बना हुआ राज्य है। क्या? आंध्र प्रदेश। अब भाई साहब, एक राज्य तो मिल चुका था, तो एक राज्य मिल चुका था, तो अब जब जब मतलब जो दूसरे राज्य में जो ज्यादा भाषा के लोग, एक ही भाषा के लोग रहते थे, वो भी मांग करने लगे कि भाई साहब हमें भी तो राज्य मिलना चाहिए। जहाँ बहुसंख्यक थे एक ही भाषा के, वो लोग भी ये मांग कर ले, उन्हें मिला, हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए? हाँ, हमें भी तो अलग राज्य दो भाई, आंध्र प्रदेश तो दे दिया तेलुगु भाषियों को, है, हमें भी चाहिए। ऐसा करके और मांगे बढ़ने लगी। ठीक है, तो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। जब मांगे बढ़ेगी तो इसके लिए सरकार को कुछ करना होगा। भाई पब्लिक मांग कर रही है, आंदोलन कर रही है, जगह जगह भूख हड़ताल करने लगी, तो इसी को देखते हुए एक और आयोग का गठन किया गया 1953 में। ठीक है, और इसका नाम क्या था? फजल अली आयोग। और ये जो फजल अली आयोग था, इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों की कानूनी मान्यता दे दिया गया। अब सब राज्य, सब लोग, अधिकतर लोग कहने लगेंगे तो कानूनी मान्यता तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी, स्वतंत्र सरकार थी ना भारत में। तो इसीलिए कब 1956 में पारित हुआ भाषाई आधार पर कानूनी, जो भाषाई आधार पर राज्य बनना चाहिए, इसको कानून में मान्यता भी दे दिया। जो हमारा फजल अली आयोग था, इसके फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ और इस आयोग के फलस्वरूप जो 7वां संविधान था उसको संशोधन किया गया 1956 में और पारित हुआ। इसके बाद एबीसीडी, जो हम लोग पहले जो बनाया था सरकार ने, एबीसीडी को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्यों 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो अब जो पहले बना था उस समय एबीसीडी, जिसमें से सिर्फ एक ही केंद्र शासित प्रदेश था, पर उसके बाद जो हमारा भाषा आधार पर राज्य का गठन होने लगा, तो फिर उसको तो रद्द करना ही पड़ेगा, तब ना नया संविधान लागू होगा, मतलब संविधान संशोधन होगा, नया संविधान नहीं। थोड़ा सा मुंह में इधर उधर हो जाता है, पर उसको पूरा ध्यान मत दो। और एबीसीडी को कैंसिल किया गया। उसके बाद जब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ तो कितने राज्य बना? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। और आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत।